प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मानव श्वसन तंत्र की संरचना की। मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग किए गए। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल किए जाते हैं। पहला है नासिका, बी है मुख, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है स्वर यंत्र। मानव श्वसन तंत्र का दूसरा मुख्य भाग है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के भी उपभाग किए गए। पहला है श्वास नली, दूसरा है श्वसनिका व श्वसनी, तीसरा है फेफड़े। और मानव श्वसन तंत्र का तीसरा मुख्य भाग है श्वसन मांसपेशियां। अब हम इनकी क्रिया विधि एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भाग है हमारे पास में नासिका, नाक जिसको हम बोलते हैं। मानव श्वसन तंत्र में नाक पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पर्यावरण में मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नासिका या जो नाक है वो आगे से 2 भागों में बटी होती है और पीछे यही नासिका नासागुहा में होती है। नासिका में की भीतरी सतह पर रोम या बाल पाए जाते हैं। नासागुहा चिकनी होती है। यह पर्यावरण से नाक में प्रवेश करने वाले धूल के कण हैं, पराग कण हैं या अन्य कीटाणु हैं, उनको रोक करके हवा को शुद्ध करने का कार्य करती है। ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा भाग हमारे पास में मुख है। यह द्वितीयक श्वसनांग अंग के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक श्वसनांग भी कहलाता है, अर्थात हम आवश्यकता पड़ने पर मुख से भी श्वास ले सकते हैं, क्योंकि नासिका और मुख दोनों से ली गई श्वास सीधे हमारे ग्रसनी में प्रवेश करती है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। मुख से लिया गया श्वास या मुख से ली गई हवा शुद्ध नहीं होती है। यह इसमें धूल के कण, पराग कण या अन्य कीटाणु हैं, वो सीधे ही हमारे ग्रसनी में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें जहां तक संभव हो केवल नाक से ही श्वास को ग्रहण करना चाहिए। ऊपरी श्वसन तंत्र का अगला भाग है हमारे पास में ग्रसनी और स्वर यंत्र। ग्रसनी जो है 2 भागों में बटी होती है, श्वास नली और भोजन नली। श्वास नली और भोजन नली, इन दोनों में श्वास नली में ऑक्सीजन ही प्रवेश करनी चाहिए, भोजन नली में केवल भोजन ही प्रवेश करना चाहिए। इन दोनों को नियंत्रण करने का कार्य करता है स्वर यंत्र के ऊपर स्थित घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है और इसमें भी श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्रावण करती है, जिससे कुछ सूक्ष्म कीटाणु अगर शरीर के भीतर भी प्रवेश कर जाए तो इस श्लेष्मा की सहायता से वो मार दिए जाते हैं। फिर हमारे पास में श्वसन तंत्र का जो मुख्य प्रक्रिया के भाग है वो है निचले श्वसन तंत्र में। ग्रसनी से जो श्वास नली जाती है, श्वास नली 2 भागों में बढ़ती है और 2 भागों में बढ़कर के वह कहलाती है श्वसनी, बाई श्वसनी और दाई श्वसनी। बाई श्वसनी बाएं
दाई श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। इन श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनिका, फिर प्राथमिक श्वसनिका जब विभाजित होती है तो उसे कहते हैं द्वितीयक श्वसनिका, फिर द्वितीयक श्वसनिका जब विभाजित होती है तो उसे हम कहते हैं तृतीयक श्वसनिका। इस प्रकार लगभग ये श्वसनिकाएं हजारों की संख्या में विभाजित होकर के फेफड़ों में अपना जाल बना लेती है और श्वसनिकाएं अंत में फेफड़ों में विभाजित होकर के वायु कोष्ठिका या कूपिकाओं में, जिनको हम कहते हैं वायु कोष्ठिका या वायु कूपिका, इनमें का निर्माण कर लेती है। और एक मानव के शरीर में लगभग 10 लाख वायु कोष्ठिकाएं पाई जाती है, जिनमें वायु का भंडारण होता है, वायु को ग्रहण किया जाता है और वायु को वायुमंडल में त्यागा जाता है। वायु कोष्ठिकाओं में नाक द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में प्रवेश कर श्वसनी और श्वसनिकाओं में प्रवेश करते हुए वायु कोष्ठिकाओं तक आती है। वायु कोष्ठिकाओं से रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर वायु कोष्ठिकाएं जब रिक्त हो जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं रहती, ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को इस वायु कोशिका में डाल दिया जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्वास लेने पर शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक जाती है और वायु कोशिकाओं से श्वास का त्याग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इन मुख्य श्वसनांगों के साथ में श्वसन मांसपेशियां श्वसन की क्रिया अर्थात श्वसन को ग्रहण करने में, ऑक्सीजन को ग्रहण करने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। श्वसन मांसपेशियां अपने आप में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता रखती है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जो फेफड़े स्थित हैं, जो वक्ष गुहा में हैं, वो फैल करके चौड़े हो जाते हैं, तो उन्हें फैलाने में मदद करती है श्वसन मांसपेशियां। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में मुक्त करते हैं तो उन्हें वापस सिकोड़ने में भी मदद करती है हमारी श्वसन मांसपेशियां। तो ये जो है मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि किस प्रकार होती है वो अगले पीरियड में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम हमारे सामने श्वसन तंत्र का एक डायग्राम है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये नाक से जुड़ी हुई चीज है, अर्थात नाक जो है 2 भागों में बढ़ करके पीछे नासा गुहा में खुल करके और हवा नासा गुहा से होकर के ग्रसनी में प्रवेश करती है। ये जो नीले कलर का है वो ग्रसनी है। ग्रसनी के ऊपर 2 भाग हैं, एक भाग श्वास नली का है और एक भाग भोजन नली का है। ग्रसनी 2 शाखाओं में बढ़कर, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं, ये एक बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फिर जो श्वसनी है छोटी छोटी अन्य शाखाओं में बढ़ती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं कई भागों में बढ़ करके असंख्य श्वसनिकाओं का निर्माण करती है और श्वसनिकाएं अंत में सारे फेफड़ों में फैल करके वायु कोशिकाओं का निर्माण करती है। वायु कोशिकाओं में ही रक्त का आदान प्रदान होता है। शुद्ध रक्त जो है वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है और समस्त अंगों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त ग्रहण करके वापस वायु कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अशुद्ध रक्त वायु कोशिकाओं से होता हुआ वापस नाक के द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र का डायग्राम था। धन्यवाद।